आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है। उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण पढ़ना है। अभी हम लोग समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तद्धित समास के अंतर्गत हम लोग प्रादि समास आज पढ़ेंगे। प्रादि समास प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, नि, स्नेर, दोष, दूर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इसे ही प्रादि कहते हैं। प्र आदि प्रादि। इन प्रादियों को हम लोग उपसर्ग भी कहते हैं, जब इनका क्रिया के साथ योग होता है तब। जैसे प्रज और गच्छति, गच्छति क्रिया है तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। प्र को गति भी कहते हैं, उपसर्ग के साथ योग होने। जिस तरह से उपसर्ग कहते हैं उसे गति भी कहते हैं, लेकिन क्रिया के साथ योग होगा तब। प्रदेशः, यहाँ देशः क्रिया नहीं है, इसलिए प्र जो है यहाँ प्रादि कहलाएगा। यह न तो उपसर्ग कहलाएगा और न तो गति ही कहलाएगा। तो जहाँ प्र की गति संज्ञा नहीं होती है या उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, वहाँ उसे प्रादि कहते हैं। और उन प्रादियों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सूत्रकार कहते हैं, वार्तिककार कहते हैं कि प्रादयो गत्याद्यर्थे प्रथमया, अर्थात प्र आदि जो उपसर्ग हैं उनका गत आदि अर्थ में, गताद्य अर्थ में प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है। जैसे प्राचार्य, अब देखिए आचार्य प्रथमांत है, तो प्र का आचार्य के साथ समास हो जाएगा। तो प्र जो है प्रादि है, आचार्य चूंकि क्रिया नहीं है, लेकिन किस अर्थ में? तो प्रगतः, इस अर्थ में। प्रगतः इस अर्थ में प्र का समास होगा आचार्य इस समर्थ सुबंत के साथ। तो लौकिक विग्रह करेंगे प्राचार्य का, प्रगतः आचार्य। अलौकिक विग्रह होगा प्र आचार्य सु। आप कह सकते हैं कि प्र के बाद सु क्यों नहीं लाए? तो प्र के बाद इसलिए नहीं लाएंगे कि प्र अव्यय है, अव्यय से परे सु लाएंगे तो वह सु लोप हो जाएगा। अव्यादाप सुप, अव्यय से परे सुप का लोप होता है। तो प्र आचार्य सु हो गया। अब इस स्थिति में प्र का आचार्य सु इस समर्थ सुबंत के साथ जो प्रथमांत है उसके साथ समास हो। समास हो जाने के बाद कृताधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से विभक्ति जो है आचार्य के बाद लोप हो गया, तब प्र आचार्य बन गया। अब इसके बाद प्र घटक आकार और आचार्य घटक आकार दोनों के स्थान में अकः सवर्ण दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घ हो गया, तो प्राचार्य बन गया। अब इस प्राचार्य शब्द से प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति लाएंगे, प्राचार्य सु हो जाएगा। सु के उकार का उद्देश्य विनाशित से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, प्राचार्य स हो जाएगा। और स का स्वरू से रू हो जाएगा, तब प्राचार्य रू हो जाएगा। रू के उकार को उद्देश्य विनाशित से संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, प्राचार्य र हो जाएगा। र के बाद विरामोपसानम से अवसान संज्ञा होगी। इसके बाद खरवसान और विसर्जनीय, अवसान परे रहते पदांतरेप का विसर्ग होगा, तब बन जाएगा प्राचार्य। अने प्रगतः आचार्य, माने प्रधान स्थान को प्राप्त किया हुआ जो आचार्य है उसे प्राचार्य कहेंगे।
इसके बाद प्रादि समास के अंदर ही आगे कहते हैं अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। अत्यादयः अति आदि जो है प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वे आंग नी अधि अपि अति सु। यहाँ अति से प्रारंभ हुआ, अति के आगे जो प्रादि हैं वे सब क्रांत आदि अर्थ में द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है। प्रादि तो प्रथमांत के साथ होता था, लेकिन यहाँ द्वितीयांत के साथ समस्त होगा। जैसे अतिमालह बनाना है। अब अति जो है यह भी प्रादि है। इसका अतिक्रांत अर्थ में मालाम के साथ, मालाम द्वितीयांत पद है, उसके साथ समर्थ होगा, समास होगा। तो यहाँ देखिए विग्रह होगा अतिक्रांतः मालाम, अतिक्रांतः मालाम। अलौकिक विग्रह होगा अति माला अम। अभी अति ये जो अत्यादि है वो क्रांत अर्थ में द्वितीयांत समर्थ सुबंध जो माला अम है उसके साथ समस्त हो गया। समस्त हो जाने के बाद में, समास हो जाने के बाद में कृतधि समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। असुप धातु प्रातिपदिक हो से विभक्ति का लोप हो गया। अब अति माला बन गया। अब देखिए यहाँ अति माला शब्द बन जाने के बाद बनाना है अतिमालह। अतिमालह कैसे बनेगा? तो देखिए एक सूत्र है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते विग्रहे जन नियत विभक्तिकम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात् न तो तस्य पूर्व निपात। उपसर्जन संज्ञा करने वाला एक और नया सूत्र आ गया। पहला जो सूत्र था हम लोग पढ़ते थे, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास शास्त्र में जो प्रथमांत पद उससे निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। लेकिन यह कह रहा है विग्रह में जो नियत विभक्तिक, अर्थात नियत विभक्तिक निश्चित विभक्तिक, अर्थात जिस पद की विभक्ति निश्चित हो, जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, ऐसे पद की भी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन उसका पूर्व में प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए अतिमालम अगर बनाना होगा, अतिमालम तो विग्रह करेंगे अतिक्रांतम मालाम। अगर अति माले न बनाना होगा तो अतिक्रांते न मालाम। अगर अति मालस्य बनाना होगा तो अतिक्रांतस्य मालाम। तो अतिक्रांत पद जो है इसमें भिन्न भिन्न विभक्तियां आई, क्योंकि माला शब्द में नियत विभक्ति केवल द्वितीयांत ही आया। माला को अतिक्रमण कर लिया है जिसने, अतिमालः। माला को अतिक्रमण कर लिया है, माला को अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके द्वारा, तो वहाँ अतिमाले न होगा हैं। तो अतिमाले न का विग्रह क्या होगा? अतिक्रांते न मालाम। अब माला को अतिक्रमण कर लिया है उसके ऊपर, अतिमाले, तो वहाँ विग्रह होगा अतिक्रांते मालाम। तो विग्रह में जो नियत विभक्ति पद है उसकी भी उपसर्जन संज्ञा होती है। नियत विभक्ति पद यहाँ है मालाम द्वितीयांत, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा हो जाने से उसका पूर्व में प्रयोग नहीं होगा, पहले ही कह दिया है चा पूर्व निपाते, पूर्व में निपात नहीं होगा, निपातन नहीं होगा। पूर्व में निपातन नहीं होगा तो अति माल माला ऐसा ही रहेगा। इसका लाभ क्या होगा? तो एक सूत्र है गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, उपसर्जनम जो गो शब्द कहता है, उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द या स्त्री प्रत्यांत तदंत से प्रातिपदिक से हरस्व स्यात्।
अने उपसर्जन संज्ञक गो शब्द या स्त्री प्रत्यांत जो शब्द है, ऐसे प्रातिपदिक का ह्रस्व होता है। तो स्त्री प्रत्यांत यहाँ है माला शब्द, इसकी उपसर्जन संज्ञा भी हुई है, इसलिए उसका ह्रस्व हो जाएगा। तो माला का जो आकार है ह्रस्व होकर के बन जाएगा अ बन जाएगा, तो अतिमाल बन जाएगा, अतिमाल बन जाएगा। इसके बाद प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति मिला करके अतिमालह बना लेंगे। तो इस तरह से यही फायदा हुआ कि माला शब्द की उपसर्जन संज्ञा हुई, पूर्व में प्रयोग नहीं हुआ और इससे ह्रस्व हुआ, तो अतिमालह बन गया। पुल्लिंग के तरह रूप चलाएंगे अतिमालह, अतिमालव, अतिमाला, अर्थात जिस बालक ने माला को अतिक्रमण कर लिया उसने। इसका रूप चलाएंगे, सभी सातों विभक्ति में रूप चलेगा, लेकिन पुल्लिंग की तरह चलेगा। इसी तरह से अगला सूत्र है अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीया। अव आदि जो उपसर्ग है वह कृष्ट आदि अर्थ में तृतीयांश समर्शबंध के साथ समस्त होता है। जैसे अवकृष्टः कोकिलया, यानी कोकिला के द्वारा अवकृष्ट। तो अब और कोकिला टा इस तृतीयांश समर्शबंध के साथ समास हुआ, विभक्ति का लोप हुआ, अब कोकिला बन जाएगा। और अब कोकिला के जो आकार है उसकी भी उपसर्जन संज्ञा होके फिर गो स्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा, अब कोकिला बन जाएगा।